हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री का, 12th क्लास का, जो है बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु। जैव अणु क्या होते हैं, या फिर अपन जैव अणु के बारे में क्या जानते हैं, या बायोकेमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, या फिर हम किन किन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन बड़ा शानदार चैप्टर है। ठीक है, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स की बात अपन इस चैप्टर में करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको क्या जैव अणु होता क्या है। जैव अणु में सारे टॉपिक्स आते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बात कर लें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों में उपस्थित विभिन्न जटिल जैव अणुओं तथा जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक। अब अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? तो पहले अगर बात करूँ मैं, तो कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं, या फिर मैं कह दूँ कि ये पौधों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मिलकर बना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका सामान्य सूत्र की मैं बात करूँ तो देख ही सकते हो सामान्य सूत्र क्या है इसका। ये रहा सामान्य सूत्र, CnH2O और उसके बाद N। ठीक, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। परिभाषा है वो है कि ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, और अब मैंने अभी परिभाषा बताई दी आपको कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट अपन भौतिक गुणों के आधार पर बताएं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड रहते हैं, ये शुगर होते हैं, ये शुगर होते हैं, इनमें शर्करा पाई जाती है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड रहते हैं ये नॉन शुगर होते हैं। ठीक, ये दोनों शुगर होते हैं, लेकिन ये जो पॉलीसेकेराइड है नॉन शुगर रहती है, जबकि दोनों शुगर, इसमें शर्करा पाई जाती है। जब अपन मोनोसेकेराइड का जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है ना, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी उत्पाद प्राप्त नहीं होता। जब डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की अपन जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। और जब पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर मैं मोनोसेकेराइड के एग्जांपल की बात करूँ तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड की बात करूँ तो सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। और अगर पॉलीसेकेराइड की बात करूँ तो स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद आदि। अभी एक और चीज़ आती है अपने पास, ओलिगोसेकेराइड। जो ओलिगोसेकेराइड है इसके बारे में देखना कि जब ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो 2 से 10 पॉलीसेकेराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देख लो, एक याद रखना, एल्डोस, ये एल्डोस यानी कि ग्लूकोज, जिसको कहते हैं एल्डोहेक्सोस, और कीटोस यानी कि फ्रक्टोस, इसे कहते हैं कीटोहेक्सोस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर मैं बोल दूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी की स्ट्रक्चर के बारे में। जो ग्लूकोज की जो चेन है उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्लूकोज की चेन ये होती है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप ये रहा, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और नीचे मेथिल एल्कोहल है, ये रहा नीचे मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ये जो ग्लूकोज रहती है ये 6 कार्बन की श्रृंखला रहती है। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की रहती है। जो आप ये देख रहे हो, जो ये स्टार जैसे लिख, ऐसे ये स्टार जैसे हैं, ये इन्हें कहा जाता है किरल कायरल सेंटर। अब एक कायरल सेंटर का मतलब है कि जो चारों तरफ से क्रियात्मक समूह से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइड से, नीचे इधर एल्कोहल OH से जुड़ा है, हाइड्रोक्सी से, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है, फिर एक कार्बन से जुड़ा है। तो किरल समूह कितने हैं यहाँ पर? किरल सेंटर कितने? 4 हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की, कीटोन का मतलब है ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बन रहता है ऊपर ऊपर एल्डिहाइड समूह रहता है, लेकिन पहले कार्बन पर एल्डिहाइड जुड़ा रहता है, ऐसे बात कर लूँ मैं। लेकिन जो डी फ्रक्टोज रहता है उसमें दूसरे कार्बन पर कीटोन जुड़ा रहता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दूसरे कार्बन कीटोन जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे मेथिल एल्कोहल जुड़े हुए हैं। कायरल सेंटर कितने हैं यहाँ पर? 3 है। कीटोन समूह ये रहा कीटोन। ठीक है, ये कीटोन समूह अपना, ऊपर नीचे मेथिल एल्कोहल जुड़ा है, ये मेथिल एल्कोहल जुड़ रहा है ऊपर नीचे। ठीक है,
कायरल सेंटर कितने इसमें, 3 कायरल सेंटर है इसमें, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, जो कि अपचायक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जो रिड्यूसिंग रहते हैं, जो रिड्यूसिंग की बात कर ले अपन कि अपचायक शर्करा, रिड्यूसिंग को कहते हैं अपचायक शर्करा और नॉन रिड्यूसिंग को कहते हैं अनपचायक शर्करा, ठीक है। रिड्यूसिंग की बात करते हैं कि ऐसी शर्करा जो टोलेन अभिकर्मक, फेलिंग विलेन, बेनेडिकल विलेन ये सब देती है, इसे कहा जाता है रिड्यूसिंग। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं वो सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद बात करते हैं अनपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग। अपचायक शर्करा को छोड़कर जो भी बचा वो सब नॉन रिड्यूसिंग है, जैसे कि टोलेन अभिकर्मक जो नहीं देता, फेलिंग विलेन जो नहीं देता, बेनेडिकल विलेन जो नहीं देता, वो नॉन रिड्यूसिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सुक्रोज, इसका एग्जाम्पल है सुक्रोज, ठीक है। ये फेलिंग विलेन, टोलेन अभिकर्मक और बेनेडिकल कुछ भी नहीं देता। इसके बाद बात करते हैं एक और पद्धति आ गई कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर, कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है एल्डोज शुगर, दूसरा है कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर में ट्राई एल्डोज यानी कि जो 3 कार्बन है तो उसमें लास्ट में एल्डिहाइड जैसा समूह रहता है, तो यहाँ पे एल्डोज है तो एल्डोज जुड़ा रहता है। 4 कार्बन आ गए तो टेट्रा एल्डोज, 5 है तो पेंटा, 6 आएंगे तो हेक्सा आ जाएगा, ठीक है। कीटोज शुगर 3 कार्बन हो तो ट्राई कीटोज, 4 कार्बन है तो टेट्रा कीटोज, 5 है तो पेंटा कीटोज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनके रूप याद रखना है ना। उसके बाद आता है नाम पद्धति कैसे याद रखें, है ना। जैसे डी ग्लिसरेल्डिहाइड है, उससे 2 प्रकार के बनते हैं, डी एरेथ्रोज और डी थ्रियोज। उससे फिर डी एरेथ्रोज से 2 बनते हैं, डी राइबोज और डी अराइबोज। फिर डी थ्रियोज से 2, ये देख लो, इसे याद, इन्हें याद रखने की ट्रिक क्या है। इस साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में H और इधर भी लेफ्ट साइड में OH, फिर लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में OH, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट में OH, लेफ्ट में H, लेफ्ट में OH, H OH, लेफ्ट में H OH, H और OH, ऐसे याद रखना है। अब देखना इनकी स्ट्रक्चर बताता हूँ, उसके बाद याद करना। तो इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मेरे पास है पहला डी ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। अब इससे 2 बनेंगे, डी एरिथ्रोसाइड, डी क्या बनेगा, डी एरिथ्रोज और डी थ्रियोज, ठीक है। अब देखना लेफ्ट साइड में H और लेफ्ट साइड में OH, स्ट्रक्चर ध्यान से देखना एक बार, ये देखो देखो लेफ्ट, अपने को पहले क्या करना है कि जो डी ग्लिसरेल्डिहाइड है उसकी स्ट्रक्चर वैसे की वैसे बना देनी है बस। जहाँ डी ग्लिसरेल्डिहाइड में एक किरल सेंटर था, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, जब डी एरिथ्रोज बनाएंगे तो 2 किरल समूह आ जाएंगे इसमें, ठीक है। डी ग्लिसरेल्डिहाइड में ऊपर CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा था और नीचे मेथिल अल्कोहल जुड़ रहा था, वह का वही अपने को यहाँ पे जोड़ना है। करना क्या है, बस डी ग्लिसरेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना के ऊपर वाले किरल सेंटर को ऐसे कैसे छोड़ देना है, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में H, और जब इसकी दूसरी यानी कि डी थ्रियोज की स्ट्रक्चर बनाओगे तो लेफ्ट साइड में OH, बस इतना सा ही करना है ना। लेफ्ट साइड में OH जोड़ देना है, लेफ्ट साइड में H जोड़ देना है, लेफ्ट साइड में OH जोड़ देना है, जैसे कि यहाँ पर जोड़ रखा है, ठीक है। इसके बाद अगर जब अपन और स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैं डी रिथ्रोज से डी राइबोज बनाऊंगा, ये देख लो। अब देखना मैं क्या करूँगा, एरिथ्रोज से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेफ्ट साइड में क्या रखना है, H रखना है, लेफ्ट साइड में क्या रखना है, H रखना है, लेफ्ट साइड में OH रखना है। फिर वही डी एरिथ्रोज की स्ट्रक्चर बनाओ। जब डी एरिथ्रोज में 2 किरल सेंटर थे तो यहाँ पर आप 3 किरल सेंटर रख दो, वही CHO समूह ऊपर जोड़ दो, मेथिल अल्कोहल नीचे जोड़ दो। लेफ्ट साइड में क्या रखना है, H, जैसा कि मैंने रख रखा है। लेफ्ट साइड में क्या रखना है, OH रख रखा है। कुछ भी नहीं करना, वैसी स्ट्रक्चर बनानी है। नीचे वाले किरल को, जैसे यहाँ पर एक किरल था, ये जैसे देख लो आप डी एरिथ्रोज में देखना, जो नीचे वाला कार्बन था इसे अपन ऐसा कैसे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जो नीचे वाली स्ट्रक्चर थी, फिर मैं कह दूँ कि डी एरिथ्रोज की जो स्ट्रक्चर थी वैसी की वैसी नीचे बनानी है, और एक और किरेल कार्बन अपने को जोड़ देना है। डी एरिथ्रोज की वही स्ट्रक्चर बनानी है, लेफ्ट साइड में OH ऐड कर देना है। फिर वही अपन डी थ्रियोज में करेंगे, लेफ्ट साइड में H और लेफ्ट साइड में OH जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे कैसे अपने को स्ट्रक्चर बनानी है। फिर डी थ्रियोज से अपने बना डी राइबोज, डी अराइबोज, डी सैलोस और डी लाइलोस। फिर अपने को क्या करना है कि डी राइबोज से वही वैसी डी राइबोज की स्ट्रक्चर बना के एक और किरल सेंटर जोड़ देना है, लेफ्ट साइड में H, लेफ्ट साइड में OH जोड़ना है,
फिर अराइबोस से वही बनेगी कि पहले लेफ्ट साइड में एच जोड़ दो, फिर एक और स्ट्रक्चर बना के लेफ्ट साइड में ओ एच जोड़ दो। फिर डीजाइलोस से वही स्ट्रक्चर बनानी है, लेफ्ट साइड में एच जोड़ देना पहले वाले में, फिर लेफ्ट साइड में ओ एच जोड़ देना। फिर अब अगली बात करेंगे लाइलोस से। लाइलोस से भी लेफ्ट साइड में एच, लेफ्ट साइड में ओ एच। इससे स्ट्रक्चर बनेगी अपने डीएलोस, डीएल्ट्रोस, डीग्लूकोज, डीमेनोज, डीग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है और ये गुलोकोज है, ठीक है, डीआइडोज, डीगैलेक्टोज एंड डीटेलोज, ठीक है। मोनोसेकेराइड की पहला मोनोसेकेराइड ग्लूकोज बनाने की विधि, सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा, ठीक है। जब स्टार्च या सेलुलोज का जल अपघटन कराएंगे 393 केल्विन पर तो हमें एन ग्लूकोज प्राप्त होगा, ठीक है, करा दी, एन ग्लूकोज प्राप्त हो गया। अब आते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे बनाए। अणुसूत्र तो जानते हो C6H12O6 होता है, 6 कार्बन रहते हैं, हाइड्रोजन 12 रहते हैं, ऑक्सीजन 6 रहते हैं। अब देखना ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है भाई साहब, इसके पहले भी आपने देख ली होगी, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। जब मैं इसकी रिएक्शन HI और ताप के साथ करवा रहा हूँ इसकी रिएक्शन को, तो देखो क्या बनता है। जैसे मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होगी, जिसे कहूँगा मैं NXN। इससे पता चलता है कि जो ग्लूकोज रहता है वो ताप के साथ रिएक्शन करके अपनी श्रृंखला को लंबी कर लेता है, HI के साथ रिएक्शन करके अपनी श्रृंखला को लंबी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH के साथ करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखो जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन NH2OH को क्या कहते हैं, जो NH2OH है इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमिन, हाइड्रोक्सिल एमिन कहा जाता है इसे। जब मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमिन से करवाऊंगा तो मुझे ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ऑक्सीजन माने बोलो तो मैं ये रहा ऑक्सीजन, ये अपने NOH वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन प्राप्त होगा मुझे। ग्लूकोज ऑक्सीजन कहते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं जिसे, ठीक है। इन अभिक्रियाओं से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O प्राप्त होता है। जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ करवाऊंगा तो मुझे ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होगा। जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ कराऊंगा तो मुझे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखना। साइनाइड जुड़ा रहता है, एक साइड साइनाइड और एक जगह OH जुड़ा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 जल के साथ कराऊंगा, जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 जल के साथ कराऊंगा तो ग्लूकोनिक अम्ल यानी कि जो CHO समूह रहता है वहाँ पर कुछ नहीं कार्बोक्सिल समूह जाकर ऐड हो जाता है, ठीक। जो ये CHO समूह है, जो ये बेंजीन के ऊपर ग्लूकोज के ऊपर CHO समूह लग रहा है, जो Br2 जल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा कुछ चेंज नहीं होगा, बस एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिल अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाएगा, ठीक है। ये थी ग्लूकोज की Br2 के साथ रिएक्शन। उसके बाद आती है ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो, CH3 और CH3 के साथ करा दो तो क्या होगा कि जो जितने OH है वो OH अटके वहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड जुड़ जाएगा। जैसा कि देख रहे हो क्या होता है कि वहाँ से जितने भी OH है, जैसे ये OH है, 4 OH है यहाँ पे, CH2H 5 OH हो गए, तो यहाँ पर ये देखना एसिटिक एनहाइड्राइड जुड़ गया, यहाँ पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड जुड़ गया। कितने एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड जुड़े, 5, क्योंकि 5 OH थे। ये रिएक्शन होगी इसके साथ, ये रिएक्शन होगी। अब इसके बाद आता है, अब बात करते हैं फिर अपन ग्लूकोज की रिएक्शन करवाने हैं HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं तो जो एल्डिहाइड समूह रहता है, जो एल्डिहाइड समूह रहता है वहाँ पर C जुड़ जाता है और मेथिल अल्कोहल है वहाँ पर भी C जुड़ जाता है। फिर जब मैं इसका जो सेकेरिक अम्ल प्राप्त हो उसका HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाता हूँ तो मुझे जो Br2 जल के साथ रिएक्शन करवाई थी ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में। देखना ध्यान देना है बीच वाले स्ट्रक्चर पर, इस बीच वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। जो है मैं बताऊं कि जो 5वां कार्बन रहता है, 5वां कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर इस पहले वाले कार्बन पर चला जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन भी जाता है जो डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। वो डबल बॉन्ड को तोड़कर एक बार तो राइट में OH जुड़ता है, राइट में OH जुड़ता है, एक बार लेफ्ट में OH जुड़ता है। ध्यान क्या रखना है, एक बार राइट में OH जोड़ देंगे, एक बार लेफ्ट में OH जोड़ देंगे। या बीच वाले स्ट्रक्चर को तो भाई साहब ध्यान ही रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले पे। तो जो ये ग्लूकोज रहता है इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
रख भी लेना, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा। शिक परीक्षण देता है, शिक परीक्षण नहीं देता, सॉरी नहीं देता है, ठीक है। और ग्लूकोज का जलीय विलयन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक दर्शाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये लाइन, ठीक है। अब देखो एक आती है पायरेन। पायरेन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 जगह डबल बॉन्ड रहते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, ठीक है। अब आती है अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस। तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, अरे भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर है ना बीच वाली, ये वाली स्ट्रक्चर है ना, ये वाली स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ, लेकिन जो ये ओ एच दिख रहा है, जो ये एच ओ एच है, यहाँ पर सिर्फ जरा सा चेंज किया है इन्होंने कि इसकी चेंज कर दिया, जहाँ पर एच था वहाँ पर ओ एच, और जहाँ पर एच था वहाँ पर ओ एच, जहाँ पर ओ एच था वहाँ पर एच ले दिया, बस। नीचे ओ एच दिख रहा है तो अल्फ़ा, ऊपर ओ एच दिख रहा है तो बीटा, और कहीं भी चेंज नहीं किया। और इन दोनों स्ट्रक्चर को ही और इन दोनों स्ट्रक्चर को ही हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को ही हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ्रक्टोज रहता है कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज के साथ प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि डी विन्यास वाला है और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है, या फिर मैं कह दूं कि परिवर्तित ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। जो फ्रक्टोज रहता है इसे अपन फल शर्करा भी कहते हैं, और ये सर्वाधिक मीठा रहता है, और ये प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। इसमें कुछ नहीं होता कि दूसरा कार्बन है वहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा रहता है, वहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा रहता है। इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज के समान ही, ठीक है। ग्लूकोज में पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह था, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह है, ठीक है। स्ट्रक्चर वही यही वो स्ट्रक्चर वही है जिसके अपन ने पहले भी बात कर ली थी, यही स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज है, ठीक है। ये प्यूरोन की स्ट्रक्चर भी याद रखना। प्यूरोन की स्ट्रक्चर के बाद इसकी जो अल्फा डी फ्रक्टोयूरेनोस है और बीटा डी फ्रक्टोयूरेनोस है, इनकी स्ट्रक्चर में भी कुछ भी नहीं किया इन्होंने। जो पांचों कार्बन था वहाँ से ऑक्सीजन निकाल के दूसरे कार्बन के OH पर जाके जोड़ दिया, जिससे कि OH की संरचना बदल गई, OH की जगह बदल गई, जहाँ पर OH राइट में था वो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं किया इन्होंने। जब राइट में आया तब उसे बीटा डी फ्रक्टोयूरेन कहा गया, और जब लेफ्ट में था तो इससे अल्फा डी फ्रक्टोयूरेनोस कहा गया। अब कुछ आती है मोनोसेकेराइड के बारे में बात है कि मोनोसेकेराइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस देता है। मोनोसेकेराइड ठोस क्रिस्टलीय ठोस देता है या ठोस होता है। प्रकाशिक समन्वयता का गुण पाया जाता है फ्रक्टोज के अंदर। मोनोसेकेराइड फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन देता है तथा इनके आधिक्य में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। फ्रक्टोज की जो संरचना है चक्रीय संरचना, अब देखो वहाँ पर तो उसने HOH की स्ट्रक्चर बदली थी, यहाँ पर भी वही किया इन्होंने, ये देख लो H2O की स्ट्रक्चर बदल के H2O की स्ट्रक्चर बदल दी, ठीक है। H2OH की CH2OH की स्ट्रक्चर बदल दी, CH2OH की स्ट्रक्चर मेथिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर बदल दी, यहाँ पर भी मेथिल अल्कोहल की जगह बदल दी। जहाँ पर OH था वहाँ पर मेथिल अल्कोहल जड़ा लगा दिया, और जहाँ पर मेथिल अल्कोहल था वहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है। इन दोनों को अल्फा बीटा करते करते इनका नाम चेंज कर दिया, ठीक। अगली बात करते हैं डाइसेकेराइड। दूसरा आ गया अब डाइसेकेराइड, जिस बात करते हैं डाइसेकेराइड की। अपचायी शर्करा है सुक्रोज, जो है कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। इसका दोनों सूत्र रहता है C12H22O11 रहता है। ये एक अपचायी शर्करा है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे, ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये नीट में पूछा जाता है। सुक्रोज का जल अपघटन करने में क्या क्या बनता है, यह सुक्रोज किस से बनता है, तो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है। ये लो यार बड़ा देख लो, डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज से मिलकर सुक्रोज का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि सुक्रोज का जब अपन जल अपघटन कराएंगे तो अपने पास डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज प्राप्त होगा। चक्रीय संरचना की बात कर लूँ तो ये एक ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन दोनों आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला आता है माल्टोज। माल्टोज एक अपचायी शर्करा है, जबकि सुक्रोज अनअपचायी शर्करा है। माल्टोज का अणुसूत्र रहता है C12H12O11, ठीक है। ये माल्टोज का सूत्र है, अणुसूत्र है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं स्टार्च। एक आता है माल्टोज में स्टार्च सुक्रोज,
तो स्टार्च का जब अपन माल्टोज एंजाइम की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं एस्टो के साथ तो अपने को माल्टोज प्राप्त होता है। जब स्टार्च के 2 मोल की रिएक्शन माल्टोज एंजाइम की प्रेजेंस में एस्टो के साथ करा जाते हैं तो माल्टोज प्राप्त होता है। ठीक है। जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तनोमल की प्रेजेंस में तो अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है, 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर देख लो, वो अपन ने अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख ली, लेकिन देखो माल्टोज की जब बात करूंगा मैं तो अब देखना माल्टोज की स्ट्रक्चर, इसको भी ध्यान देके देखना। वही पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के चौथे कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि सुक्रोज में पहला कार्बन, ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पर पहला कार्बन ग्लूकोज का और चौथा कार्बन फ्रक्टोज का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं अपन लैक्टोज की। लैक्टोज को अपन कहते हैं दुग्ध शर्करा कहा जाता है, याद भी रखना लैक्टोज को क्या कहा जाता है, दुग्ध शर्करा। जब अपन C12H22O11 जब अपन सुक्रोज की रिएक्शन जो ये देख रहे हो हाँ, ये C12H22O11 ये सुक्रोज है। जब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तनु अम्ल या लैक्टोज एंजाइम की प्रेजेंस में तो हमारे पास डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन कराया तनु अम्ल और लैक्टोज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज प्राप्त हुआ। ठीक है। अब देखना इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो 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 डी गैलेक्टोज का पहला कार्बन क्या OH डी गैलेक्टोज के यानी कि बीटा डी गैलेक्टोज का पहले कार्बन का OH जो कि क्षार है वो बीटा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन के OH के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। अपने पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है। ये लैक्टोज की संरचना। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉलीसेकेराइड जिनका जल अपघटन कराने पर हमें 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। देखो जो पॉलीसेकेराइड है वो पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसेकेराइड है और अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है। यह 2 घटकों में एनिलोज और एमिनोपेक्टिन में विभाजित होता है। जो एनिलोज है वो 15 से 20% पाया जाता है पॉलीसेकेराइड में और जो एमिनोपेक्टिन है वो 80 से 85% पाया जाता है। ठीक है। अगर स्टार्च इसका बात कर लें तो ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से, फिर दूसरे ग्लूकोज का पहला कार्बन तीसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से अल्फा बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब बात करते हैं एमिलोज की स्ट्रक्चर के बारे में। एमिलोज जो होता है भाई साहब उसका अणुभार होता है 1000 से 10,000 है ना, लेकिन एक और आता है एमिलोपेक्टिन इसका होता है 10,000 से 1 लाख के बीच तक होता है, शायद 10 लाख तक। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में याद कर लेना, यानी कि जो स्ट्रक्चर देख लेना। ठीक है। एमिलोपेक्टिन की भी देख लेना। ये तो एनिलोज की स्ट्रक्चर थी भाई साहब, ये जो अपन ने यहाँ पर देखी ये जो स्ट्रक्चर देखी ये एनिलोज की थी, अणुभार 1000 से 10,000 के बीच में रहता है। और जो नीचे वाली है एमिलोपेक्टिन जो ये रिएक्शन है या जो ये स्ट्रक्चर है वह एमिलोपेक्टिन की है, इसका अणुभार रहता है 50,000 से 1 लाख के बीच। ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं सेलुलोज की। तो सेलुलोज का अणुभार रहता है 20,000 से 50,000। मुख्य स्रोत है कास्ट तथा रुई, यानी कि कास्ट और रुई से मिलती है। ये सेलुलोज केवल पौधों से ही मिलता है अपने को। विशिष्ट रूप से बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है। हाँ अब देखना जो ग्लूकोज है उसका पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से बीटा बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, फिर वही तीसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से दूसरे ग्लूकोज का पहला कार्बन बीटा बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। अगला आता है ग्लाइकोजन। प्राणियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट से मिलता है ग्लाइकोजन, संरचना होती है एमिलोपेक्टिन के समान, प्राणी स्टार्च कहा जाता है ग्लाइकोजन को। एक आता है ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का महत्व जो कि इंपॉर्टेंट है। देखना कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण यौगिक है, इनके उपयोग तथा महत्व निम्नलिखित है। इनके महत्व याद कर लेना, महत्व याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो कार्बोहाइड्रेट रहता है पौधों तथा प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक है तथा यह मनुष्य के भोजन के मुख्य भाग है।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब मनुष्य के भोजन के मुख्य भाग हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली में ऊर्जा के तात्कालिक स्रोत के रूप में शहद का उपयोग किया जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। हमारे अंदर तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जीवाणुओं तथा पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, सबको पता होगा ये तो। लकड़ी से लकड़ी से हम फर्नीचर आदि बनाते हैं। ये लकड़ी में जो परत होती है या वो जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सूती रेशों के वस्त्र बनाए जाते हैं जो कि सेलुलोज होते हैं, जिनमें भी सेलुलोज होता है। सेलुलोज के कारण वस्त्र से लेकर तथा मद्य निर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जैविक तंत्र में अनेक प्रोटोनों तथा लिपिडों के साथ कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त अवस्थाएं पाई जाती है। डी राइबोज तथा 2-डीऑक्सीराइबोज यानी कि एल्डोपेंटोज न्यूक्लिक अम्लों के घटक हैं। भाई साहब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शब्द कहाँ से आया, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो यह प्रोटीन किसका आधार है, किसके संरचनात्मक या क्रियात्मक आधार है, तथा प्रोटीन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब सब ये बात करते हैं। तो पहली बात आती है कि प्रोटीन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीयोज से, है ना। प्रोटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटीयोज से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण। जैव अणुओं में यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में से प्रोटीन जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, मूंगफली, दाल, मांस, मछली, इनसे अपने को प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रोटीन अल्फा अमीनो के संघनन बहुलक होते हैं, या फिर मैं कह दूं कि प्रोलीन तथा हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त नहीं होते, ठीक है। अब देख लो, जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, ये लिख भी रहा है यहाँ पर, मैंने बता भी दिया। अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पेंटाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, पेंटाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, एक जगह कार्बोक्सिल समूह, एक जगह NH2 और एक एल्किल, ठीक है। ये अल्फा अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका तो स्ट्रक्चर ज्यूटेराइन देते हैं ये प्रोटीन जो रहते हैं। अमीनो अम्ल 3 प्रकार के बताए जाते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। यदि COOH यानी कार्बोक्सिलिक NH2 से ज़्यादा है तो अम्लीय माध्यम हो गया, अम्लीय अमीनो अम्ल हो गया वो, ठीक है, अम्लीय अमीनो अम्ल हो जाता है। यदि NH2 ज़्यादा है COOH से तो क्षारीय माध्यम हो जाता है वो। और उदासीन में दोनों बराबर रहते हैं, NH2 और COOH बराबर रहते हैं तो उदासीन हो जाता है। संश्लेषण के आधार पर अनावश्यक अमीनो अम्ल और आवश्यक अमीनो अम्ल है। संश्लेषण के आधार पर अनावश्यक अमीनो अम्ल होते क्या हैं, बात आती है कि अनावश्यक अमीनो अम्ल होते क्या हैं। यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल वो होते हैं जो, या फिर मैं कह दूं कि वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल हैं उन सभी को छोड़कर जो भी हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। फॉर एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन, ग्लाइसिन और एलानिन। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं कि जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता वे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ, टी से क्या होता है ट्रिप्टोकैन, वी से वेलिन, एम से मेथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, फिर एल से ल्यूसिन, एल से लाइसिन, पी से फेनिल एलानिन, ए से आर्जिनिन, और टी से क्या होता है फिर यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, और एच से हिस्टिडीन। इनकी मैं आपको नाम बता दूंगा इनके, ठीक है, नाम बता दिए, आप लिख लेना। अब बात करते हैं प्रोटीन की संरचना। कौन सा बंध पाया जाता है प्रोटीन में, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। जब ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों को जोड़ा जाता है तो यहाँ से अपन क्या निकाल देते हैं, जल निकाल देते हैं बाहर। जब यहाँ से जल बाहर निकाला, देना समझना, चीज़ को समझना, उसके बाद रिएक्शन देना। यहाँ से 2H या H2O, हाँ, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा CO और N
और एक एच ये बचा। तो सी और एन एच इसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। 10 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड, 100 से ज़्यादा प्रोटीन और इंसुलिन, 51 अमीनो अम्ल देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लाइसिन अक्रिय प्रकाशिक है, इसके अलावा सभी प्रकाशीय सक्रिय होते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन रहता है वो अक्रिय प्रकाशिक होता है, और इसके अलावा जितने भी प्रोटीन है वो सारे प्रकाशीय सक्रिय होते हैं। अगला बात करते हैं आणविक प्रकृति के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो जो आणविक प्रकृति है उसके आधार पर रेशेदार और गोलिकाकार होते हैं। देखो, रेशेदार वो तंतुक, इसे कहते हैं तंतुक प्रोटीन। रेशेदार पहला और गोलिकाकार दूसरा। रेशेदार जो प्रोटीन है उनके एग्जाम्पल याद कर लेना। केराटिन कहाँ से मिलता है? बाल, ऊन और रेशम से मिलता है। मायोसिन कहाँ से मिलता है? मांसपेशियों से मिलता है, ठीक। गोलिकाकार प्रोटीन की बात करते हैं तो इंसुलिन और एल्बुमिन होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ तो अब आती है, देखना स्ट्रक्चर इनकी याद रख लेना, हो जाए तो। पहले इसकी बात कर लेते हैं। प्रोटीन के 4 स्तर होते हैं। प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संरचना। जो प्राथमिक संरचना होती है ये अपने को बताती है एमिनो अम्लों के क्रम को, ठीक है। एमिनो अम्लों के क्रम को बताती है, सिर्फ इतना सा याद रखना है। दूसरी संरचना है और शेप की जानकारी देती है कि अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड है, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन रहते हैं बीटा प्लेटेड शीट में वो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है, और अल्फा हेलिक्स में NHHCO से जुड़ी रहती है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को ध्यान मत रखना, सिर्फ इतना इतना सा रखना कहाँ कहाँ से मिलकर क्या मिलता है, या कौन से स्ट्रक्चर किसके बारे में जानकारी देती है। जो तृतीय संरचना है वो घुमाव को बताती है, फोल्डिंग को बताती है, और चतुर्थ संरचना सिर्फ वो जो हेलिक्स रहते हैं उनके फोल्डिंग, फिर उसके ऊपर तृतीय संरचना की फोल्डिंग, इसको बताती है। अब आता है प्रोटीन का विकृतीकरण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी आया था। प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है और द्वितीय और तृतीय संरचना नष्ट हो जाती है। प्रोटीन का विकृतीकरण ये होता है ना, कि प्राथमिक संरचना तो अप्रभावित रहती है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो द्वितीय और तृतीय संरचना है वो नष्ट हो जाती है। चलो इसे समझते हैं। जैविक तंत्र में पाए जाने वाली विशिष्ट त्रियुम संरचनाएं जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को, यानी कि मैं कहता हूँ कि प्राकृतिक प्रोटीन है उसमें पीएच में चेंज आ रहा है, उसके ताप में चेंज आ रहा है, तो जो प्राथमिक संरचना होती है वो तो अप्रभावित रहती है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो द्वितीय और तृतीय संरचना है पीएच चेंज होने पर या फिर ताप में चेंज होने पर जो नष्ट हो जाती है। 3 परीक्षण है। ब्यूरेट परीक्षण, जेंटोप्रोटिक, निनहाइड्रिन। 3 परीक्षण है, पूछे जा सकते हैं। जो ज़्यादा नहीं पूछता कि बायोरेट परीक्षण में कौन सा रंग मिलता है, नीला और बैंगनी रंग मिलता है। जेंटोप्रोटिक में कौन सा मिलता है, पीला रंग मिलता है। और निनहाइड्रिन में कौन सा मिलता है, गहरा नीला रंग मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। लगभग सभी एंजाइम गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं विटामिन की। 2 प्रकार के होते हैं, जल विलेय विटामिन। अब जल विलेय विटामिन में आता है कि जो जितने भी बी वर्ग के विटामिन है और जितने भी विटामिन सी है वो सारे आते हैं जल विलेय विटामिन में। वसा विलेय विटामिन में जित ए डी ई तथा के विटामिन है वो सारे इसमें आते हैं, वसा विटामिन में। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की बात कर ले अपन की क्रोमोसोम अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी है, और क्रोमोसोम न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। जब डीएनए और आरएनए का जल अपघटन कराते हैं तो पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल और एंटोसार प्राप्त होते हैं, है ना। इनकी तो स्ट्रक्चर अपन ने पहले बात कर ली थी। डीएनए की स्ट्रक्चर की बात कर लो, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर में देखना क्या अंतर 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 बताता हूँ। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में अंतर कहाँ है, देखना। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों जगह OH है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह OH है, बस यही अंतर है। एक याद रख लेना कि डीएनए के स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, और जो अपना आरएनए है उसे कहा जाता है बीटा डी राइबोस शुगर, ठीक। आरएनए में 4 कारक पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए में सिर्फ कुछ नहीं होता कि यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है, चेंज सिर्फ यही रहता है। यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है, ये चेंज रहता है, ठीक है। यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है ना। इसके बाद बात करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेना इनकी एक बार, है ना। और यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन को पिरिमिडिन क्षारक कहा जाता है, एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन क्षारक कहा जाता है। कोई खास बात नहीं है, ये तो पढ़ ही रखा होगा। न्यूक्लियोटाइड बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो 5 फास्फोडाइएस्टर बंधु द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। पेंटोस शर्करा में 5वें सिरे और 30वें सिरे के मध्य फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है, ठीक है। देख लो, जब दो
न्यूक्लियोटाइड है पेंटोस शर्करा जुड़ी फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा, तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। ये जो PO4 है ये फास्फोडाइस्टर बंध है, इन दोनों से जुड़ रहा है और इसे कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और आज की बात बताता हूँ कि डीएनए अणु में स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है, इसे डीएनए अंगुली छापल कहते हैं। बात करते हैं अगला, हार्मोन ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की अंतःस्राव ग्रंथियों में बनते हैं। इन्हें सीधे रक्त में प्रवाहित किया जा सकता है। दो प्रकार के होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन और अनस्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन लिंग हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन और जो किडनी रहती है, एड्रिनल ग्लैंड रहती है, कोर्टेक्स हार्मोन रहता है, वो सब स्टेरॉयड में आते हैं। अनस्टेरॉयड में आते हैं एमिन हार्मोन, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। ठीक है, तो जैसे लगी आपको वीडियो कुछ थोड़ा लंबा स्क्रीन ज़्यादा रही होगी, लेकिन इतनी भी नहीं, थोड़ी बहुत रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, लगभग आधे से 1 घंटे का चैप्टर है। कुछ भी नहीं है, नोट्स अगर नहीं बन रहे, नहीं हो रहे नोट्स तो कमेंट कर देना, आपको PDF मैं खुद प्रोवाइड